तो जैसा कि मैंने कहा कि एक सफल व्यक्ति कुछ नया नहीं करता बल्कि नए तरीके से करता है। महत्वपूर्ण यह नहीं है कि आप सफलता प्राप्त कर रहे हैं या नहीं, महत्वपूर्ण यह है कि आपने सफलता प्राप्त करने वाली स्ट्रेटजी बनाई है या नहीं। आप PYQs को, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को जरूर अपना हथियार मानकर चलें, साधन मानकर चलें। वो आपका सही मार्गदर्शक है, वो आपको सही दिशा दिखाएगा। आप सफलता की सीढ़ियाँ एक दिन में पार नहीं कर सकते। एवरेस्ट पर चढ़ाई एक दिन में नहीं की जा सकती, इट विल टेक टाइम। जब खिलाड़ी खेल में उतरता है तो वो शारीरिक और मानसिक रूप से फिट होता है, तभी वो अपने अपोनेंट को मात दे पाता है। इसलिए आपको भी इस एग्जाम में सफल होने के लिए शारीरिक और मानसिक रूप से फिट रहने की आवश्यकता है। एक सफल व्यक्ति कुछ नया नहीं करता बल्कि नए तरीके से करता है। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? यदि आप सब यूपीएससी के सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के लिए 2025 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको एक सही स्ट्रेटजी बनाने की आवश्यकता है। मैं डॉक्टर आदर्श कुमार आज आपसे इसी पॉइंट पर डिस्कशन करने जा रहा हूं कि 2025 में एग्ज़ाम में अपीयर होने के लिए और क्वालिफाई करने के लिए आपके लिए एक बेहतर स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। तो जैसा कि मैंने कहा कि एक सफल व्यक्ति कुछ नया नहीं करता बल्कि नए तरीके से करता है। तो आपको वो न्यू वे तलाशना है जिससे आपको सफलता प्राप्त करनी है। आपको कुछ नया करना नहीं है बल्कि नए तरीके से करना है। वही कंटेंट, वही रिसोर्सेज, वही स्टडी मटेरियल, वही न्यूज़पेपर, वही करंट अफेयर सबके लिए अवेलेबल है। लेकिन उन्हीं में से कुछ बच्चे सिलेक्शन पाते हैं, उन्हीं में से कुछ बच्चे टॉप कर जाते हैं और उन्हीं में से कुछ बच्चे असफलता की श्रेणी में शामिल हो जाते हैं। जाहिर सी बात है कि आपको इस बात के लिए विचार करने के लिए विवश होना होगा कि जो कंटेंट, जो रिसोर्स सभी के लिए अवेलेबल है, उस कंटेंट और इस रिसोर्स में इतना बड़ा गैप क्यों है। कहीं ना कहीं आपके पढ़ने का तौर तरीका, कहीं ना कहीं आपकी स्ट्रेटजी इसके लिए उत्तरदायी है। महत्वपूर्ण यह नहीं है कि आप सफलता प्राप्त कर रहे हैं या नहीं, महत्वपूर्ण यह है कि आपने सफलता प्राप्त करने वाली स्ट्रेटजी बनाई है या नहीं। दूसरी बात, महत्वपूर्ण यह नहीं है कि आप सफलता प्राप्त कर रहे हैं या नहीं, महत्वपूर्ण यह है कि आपने सफलता प्राप्त करने के लिए अपने अंदर योग्यता विकसित की है या नहीं। काबिल बनो, सफलता खुद चलकर आएगी। इसलिए अपने अंदर योग्यता विकसित करो। वो जो रिक्वायरमेंट यूपीएससी की है, जो नीड यूपीएससी की है, उस नीड और उस रिक्वायरमेंट के आधार पर अपनी प्रिपरेशन करो जिससे आप यूपीएससी के एग्ज़ाम में, सिविल सर्विस एग्ज़ाम में आप बेहतर सफलता प्राप्त कर सको। तो क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, क्या रणनीति होनी चाहिए जिसके माध्यम से आप इस टारगेट को अचीव कर सकते हैं, आज हम लोग इसी बात पर यहाँ डिस्कस करने जा रहे हैं। डिस्कशन को आगे बढ़ाने से पहले हम को ये पता है कि आप एग्ज़ाम के इस बेसिक नेचर को जानते हैं, स्टेजेस को जानते हैं। प्री का एग्ज़ाम है, मेन का रिटन एग्जामिनेशन है, फिर पर्सनालिटी टेस्ट है। जाहिर सी बात है कि आपकी प्रिपरेशन एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन होनी चाहिए, 360 डिग्री प्रिपरेशन होनी चाहिए। आप विनेश फोगाट को देखो, हमारी रेसलर, एक्सेलेंट रेसलर, लेकिन केवल और केवल वेट मैनेजमेंट की वजह से वे ओलंपिक का गोल्ड मेडल नहीं ला पाई। हमें विश्वास था कि वो गोल्ड मेडल लेकर आएंगी, लेकिन आज हमारी नज़रों में आज भी वो गोल्ड मेडलिस्ट हैं। विद ड्यू रिस्पेक्ट, हमारी नज़रों में वो आज भी गोल्ड मेडलिस्ट हैं, भले ही उन्हें ओलंपिक में बाहर कर दिया गया और उन्हें पार्टिसिपेट करने नहीं दिया गया। उनकी क्वालिटी पर, उनकी रेसलिंग की क्वालिटी पर, उनकी क्षमता पर हम प्रश्न चिन्ह उत्पन्न नहीं कर सकते। जिस तरीके से उन्होंने रेसलिंग में अपनी चमक दिखाई है, लेकिन कहीं ना कहीं वेट मैनेजमेंट से वो हार गई। इसी तरीके से जो पूरी की पूरी सिविल सर्विसेज की आपकी प्रिपरेशन है, वो सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन आपकी एक ओवरऑल प्रिपरेशन है। वहाँ पर आपको केवल इस बात पर फोकस नहीं करना है कि जो कंटेंट है उस कंटेंट को कितना मगअप करना है, कितना रटे जाना है, कितना पढ़े जाना है ना, केवल इस बात पर फोकस नहीं करना है। फोकस इस बात पर करना है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग कैसे मजबूत बन रही है, आप में बोध का स्तर, ज्ञान का स्तर, समझ का स्तर और बोध का स्तर कितना अधिक बढ़ता जा रहा है। ज्ञान तो आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके भी ले सकते हैं, समझ
धीरे धीरे विकसित होती है और बोधगम्यता और भी समय साध्य है और भी अधिक समय लेती है। इसलिए धैर्य के साथ स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ने की आवश्यकता होती है और यूपीएससी की जो डिमांड है, यूपीएससी की जो नीड है, उसके अकॉर्डिंग हमें चलना होता है, क्योंकि हमारा टारगेट साफ है यहाँ पर कि हमें यूपीएससी का प्री क्वालिफाई करना है, हमें यूपीएससी का मेन क्वालिफाई करना है और फिर अंततः पर्सनालिटी टेस्ट में क्वालिफाई करने जैसी कोई चीज़ नहीं है। वो आपसे केवल बातचीत का एक जरिया है जिससे आपकी पर्सनालिटी की विशेषताओं का आकलन किया जा सके। तो एक मजबूत पर्सनालिटी वाले व्यक्ति को ही हम सिविल सेवाओं में लेना चाहेंगे, हम सिविल सेवाओं में सफलता दिलाना चाहेंगे, क्योंकि हमें योग्य ऑफिसर्स चाहिए, योग्य आईएएस, आईपीएस, आईएफएस चाहिए, जिससे देश के प्रशासन और शासन को मजबूती दी जा सके। क्या आप नहीं चाहेंगे कि आप भी एस जयशंकर जैसे दबंग आईएफएस अधिकारी बन सकें? जरूर चाहेंगे। तो अगर आपकी ये चाहत है तो इस चाहत को पूरा करने के लिए कुछ नया करना पड़ेगा, कुछ नए तरीके से करना पड़ेगा। नया नहीं बल्कि नए तरीके से करना पड़ेगा। तो क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए? एक मोटी मोटी स्ट्रेटजी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। वैसे आपकी अपनी स्ट्रेटजी इंडिविजुअलिस्टिक होनी चाहिए, आपकी अपनी स्ट्रेटजी आपकी खुद की स्ट्रेटजी होनी चाहिए, वो कॉपी पेस्ट नहीं होनी चाहिए। इसलिए मैं आपको एक मोटी मोटी रूपरेखा बताऊंगा। उस रूपरेखा के अनुसार जो माइक्रो स्ट्रेटजी है वो आपको खुद बनानी है और बनाने के बाद उसे आइडियली फॉलो करना है। आप प्रायः स्ट्रेटजी तो अच्छी बनाते हैं लेकिन फॉलोअप में वीक हो जाते हैं, आप उसका अच्छी तरीके से अनुपालन नहीं करते हैं और वो आपको सफलता से दूर कर देता है। और अगर आपने स्ट्रेटजी बनाई और वो फॉलो नहीं हो पा रही है तो कहीं ना कहीं वो स्ट्रेटजी की कमी को दर्शाता है कि वो स्ट्रेटजी आपकी व्यावहारिक नहीं है। आपने ज़्यादा आइडियलिस्टिक वे में आपने स्ट्रेटजी बनाने की कोशिश की है, ज़्यादा काल्पनिक होकर के, आदर्शवादी होकर के आपने स्ट्रेटजी को बनाने की कोशिश की है, जिसके कारण उसका फॉलोअप आपके लिए वीक हो गया है, आप उसको सही तरीके से फॉलो नहीं कर पा रहे हैं। तो ये छोटी छोटी बातें आपको अवश्य ध्यान में रखनी है जब आप स्ट्रेटजी तैयार कर रहे हैं। अभी अगस्त का माह चल रहा है, यानी अभी 2025 शुरू होने में सितंबर से लेकर के दिसंबर तक 4 महीने आपके पास बचे हुए हैं। इसके बाद 25 मई को जो 2025 का प्री का एग्ज़ाम है वो आप जानते हैं 25 मई को है, और जो मेन का एग्ज़ाम शुरू होना है वो मेन का एग्ज़ाम आपका 22 अगस्त से प्रस्तावित है कि 22 अगस्त से शुरू हो जाएगा। अब इन दोनों तारीखों के बीच अगर आप देखेंगे तो लगभग 89 डेज का डिफरेंस आपको समझ में आएगा, यानी लगभग 3 महीने, 3 मंथ्स आप मान लो। यानी इन दिनों तो आपको केवल रिवीजन करना है, क्योंकि यूपीएससी का मेन एग्जामिनेशन का जो सिलेबस है वो बहुत बड़ा है, बड़ा सिलेबस है। लेकिन उस बड़े सिलेबस को कैसे कॉन्साइज वे में आप तैयार कर सकते हैं, ये आपकी स्ट्रेटजी का पार्ट होगा। तो ये तो केवल रिवीजन का समय है, यहाँ कुछ नया नहीं पढ़ना। अगर आपको इस दौरान कुछ नया पढ़ने की आवश्यकता होती है तो आप ये समझ लीजिए कि फिर वो आपके लिए चैलेंजिंग है, फिर आपको वो पीछे कर देने वाला है। इसलिए ये आपके लिए केवल और केवल रिवीजन और प्रैक्टिस का टाइम है। मोर रिवीजन मोर गेन, मोर प्रैक्टिस मोर गेन, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, आप जानते हैं। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा फोकस इन्हीं चीज़ों पर यहाँ पर करना है। इसके पहले, इसका मतलब ये है कि 25 मई से पहले हमारी प्रिपरेशन 100% कंप्लीट हो जानी चाहिए, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। मेरे लिए, आपके लिए जो टारगेट है कि आपकी जो प्रिपरेशन कंप्लीट होनी चाहिए वह है दिसंबर 2024। अगर आप 2025 में अपीयर होने जा रहे हैं तो सही अर्थों में आप अपना टारगेट दिसंबर 2024 को बनाएं और मोर देन 95% सिलेबस आप दिसंबर 2024 तक कवर कर लीजिए। बहुत ज़्यादा अगर आप चाहते हैं तो आप जनवरी 2025 को भी इसमें इंक्लूड कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं, इससे ज़्यादा नहीं। इतनी ये आपकी डेडलाइन है, ये आपके लिए लक्ष्मण रेखा है। अगर आपने इस लक्ष्मण रेखा को पार किया सिलेबस कंप्लीट करने में तो ज़्यादा अच्छा है कि आप अपने कदम पीछे हटा लें और आप 26 के लिए जंप कर जाएं। आप फिर 26 के लिए सोचिए, 25 के लिए मत सोचिए, क्योंकि अगर आपने इससे पहले 100% अपना सिलेबस कंप्लीट नहीं किया, 100% अगर आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं है तो 25 आपके लिए नहीं है। इसलिए
100% सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए। और सिलेबस अगर 100% कंप्लीट होना चाहिए, मैं ये कह रहा हूँ, तो इसका मतलब ये है कि इस सिलेबस में आपकी पूरी तरीके से कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी होनी चाहिए, क्रिस्टल क्लैरिटी होनी चाहिए। सारे कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी आपकी पहली रिक्वायरमेंट है, फाउंडेशन है आपका। इसके बिना तैयारी आपकी अधूरी है। दूसरी बात, जो एनालिटिकल अप्रोच है, वो एनालिटिकल अप्रोच आपको पूरी तरीके से अपनाना चाहिए। इसके अलावा अच्छे तरीके से आपके जो नोट्स हैं वो नोट्स तैयार होने चाहिए। जो रिवीजन है, कम से कम अब तक जनवरी 25 तक कम से कम 5 to 6 टाइम्स, और एग्जाम के पहले जाने से पहले 8 to 10 टाइम्स, एग्जाम में अपीयर होने से पहले 8 to 10 टाइम्स हर टॉपिक का रिवीजन हो जाना चाहिए। लेकिन बाकी के रिवीजन के लिए हम समय आगे छोड़ देते हैं। लेकिन यहाँ आते आते दिसंबर 2024 ख़त्म होते होते, जनवरी 25 ख़त्म होते होते 1 महीने का मैं आपको समय अतिरिक्त दे सकता हूँ, इससे ज़्यादा नहीं। आपका 5 to 6 टाइम्स एटलीस्ट, इससे ज़्यादा कर सकें तो बहुत अच्छा होगा, फार बेटर। लेकिन मिनिमम रिक्वायरमेंट है कि ये रिवीजन हो जाना चाहिए। प्लस प्रैक्टिस, आपकी जो भी प्रैक्टिस है प्री की, यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की, मेन की, वो साइमल्टेनियसली आपको फॉलो करना है, वो आपको साथ साथ फॉलो करना है। ऐसा नहीं है कि आपने सोच लिया कि पहले एक बार हमने तैयारी कर ली और तैयारी करने के बाद फिर हम बाद में प्रैक्टिस कर लेंगे। ना, जो टॉपिक आप पढ़ रहे हैं उस टॉपिक के साथ आपको साथ साथ प्रैक्टिस भी करते चलना है। तो ये तो बेसिक बातें हैं, आप सब जानते हैं। लेकिन अब क्या स्ट्रेटजी हम अपनाएं इस कोर्स को कवर करने में? जो सबसे पहला फोकस होना चाहिए आपके टॉपिक को कवर करने का, आप देखें जो टॉपिक प्री और मेन दोनों में कॉमन है, उन टॉपिक को आप प्रायोरिटी दीजिए। जैसे पॉलिटी है, आपका जियोग्राफी है, इकोलॉजी है एंड एनवायरनमेंट है, हिस्ट्री है, इकोनॉमी है, साइंस टेक है, आईआर है। इन टॉपिक्स को आप प्रायोरिटी दीजिए। ये प्री और मेन दोनों में कॉमन है। इसके अलावा कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो केवल और केवल मेन एग्जामिनेशन के लिए हैं, प्री में नहीं है। जैसे सोसाइटी से क्वेश्चन आते हैं, सोशल जस्टिस से क्वेश्चन आते हैं, गवर्नेंस से क्वेश्चन आते हैं, इंटरनल सिक्योरिटी से क्वेश्चन आते हैं। आईएस नहीं लिखूंगा, बड़ा बुरा नाम है, इसलिए मैं पूरा सिक्योरिटी लिख दे रहा हूँ। सिक्योरिटी से क्वेश्चन आते हैं, डिजास्टर मैनेजमेंट से क्वेश्चन आते हैं, एथिक्स से क्वेश्चन आते हैं। ये केवल और केवल ये मेन एग्जामिनेशन का पार्ट है। तो आपका जो फोकस है, प्राइमरी फोकस है, वो इस पार्ट पर होना चाहिए। इनमें जो टॉपिक आपके लिए ज़्यादा कंफर्टेबल हैं, उन टॉपिक को आप सबसे पहले पढ़ें, उन टॉपिक पर आप सबसे गहन तैयारी करें। और आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि उनमें आपसे किसी भी तरीके की मिस्टेक होने की कोई संभावना ना हो। हर बच्चे का कुछ टॉपिक उसका कंफर्ट जोन होता है, कुछ टॉपिक में वो थोड़ी सी उलझन महसूस करता है। ये हर बच्चे के लिए कॉमन है। जो टॉपिक्स आपके लिए कंफर्ट जोन है, वहाँ पर आपकी प्रिपरेशन 100% होनी चाहिए। यानी प्री में वहाँ क्वेश्चंस गलत होने की संभावनाएं नहीं होनी चाहिए। 1-2 गलत होंगे, यूपीएससी का पेपर है, स्वाभाविक सी बात है। लेकिन अपनी तरफ से तैयारी इसी तरीके से करनी चाहिए। जो आपका कंफर्ट जोन नहीं है, वहाँ भी एक एवरेज प्रिपरेशन आपकी अवश्य होनी चाहिए। तो अपने कंफर्ट जोन को तलाशें और उस कंफर्ट जोन में बेस्ट करें, उस कंफर्ट जोन में बेस्ट करें। और धीरे धीरे इसी तरीके से अपने टॉपिक्स को प्रायोरिटाइज कर लीजिए। आप अपनी प्राथमिकता का क्रम बना लीजिए, ये जो प्री और मेन के टॉपिक हैं, और इसी तरीके से प्रिपरेशन कीजिए। जब आप प्री के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो पीवाईक्यूज़ को, चाहे आप प्री के लिए तैयारी करें या मेन की तैयारी करें, आप पीवाईक्यूज़ को, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को जरूर अपना हथियार मानकर चलें, साधन मानकर चलें। वो आपका सही मार्गदर्शक है, वो आपको सही दिशा दिखाएगा कि यू आर गोइंग इन राइट डायरेक्शन और नॉट। अगर आप क्वेश्चन कर रहे हैं, अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं और पढ़ाई करने के साथ आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को आप समझ पा रहे हैं, सॉल्व कर पा रहे हैं, तब आप समझें कि आपकी प्रिपरेशन सही डायरेक्शन में है। जैसे मान लो आपने पॉलिटी का कोई एक टॉपिक पढ़ा और उससे आपने पीवाईक्यू सॉल्व किया, तो आपको ये नहीं देखना कि इसका आंसर क्या है, आपको ये नहीं चेक करना, बल्कि आपको ये देखना है कि ये जो क्वेश्चन जिस टॉपिक से है
और इसमें जो 4 या 3 2 जो भी ऑप्शन दिए गए हैं, अलग अलग ऑप्शन बना करके आते हैं, जो मान लो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इन 4 ऑप्शन में जो कंटेंट लिखा गया है उससे रिलेटेड 100% जानकारी आपको पता है या नहीं पता है, आप उसे रिकॉल कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। नहीं पता है, नहीं रिकॉल कर पा रहे हो, क्वेश्चन वहीं बंद कर दो। आप अपने नोट्स उठाइए, नोट्स को आप पढ़िए, नोट्स बुक जो भी हैं आपके पास, मैं उन रिसोर्सेज पर यहाँ नहीं जाना चाह रहा हूँ, हर टॉपिक के लिए अलग अलग रिसोर्सेज हैं, आप सबको पता है। तो एनसीईआरटी से बेसिक से आपको शुरुआत करनी है और कोई न कोई एक टेक्स्ट बुक या गाइड बुक आप पढ़ते हो और अपने नोट्स बनाते हैं। नोट्स आपके अपने खुद के होने चाहिए, हैंड रिटन होने चाहिए। इसके अलावा जब आपने देखा कि आपने एक क्वेश्चन उठाया और उस क्वेश्चन, जिस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया है, जो ऑप्शंस दिए गए हैं, अगर उससे रिलेटेड सारा कंटेंट आपको पता है, आता है, तब आप आगे बढ़िए। नहीं आता है तो आप अपनी गाइड बुक उठाइए, टेक्स्ट बुक उठाइए, नोट्स उठाइए, उसे पढ़िए, पूरा रिवाइज कीजिए और रिवीजन के बाद तब देखिए अब उसका आंसर क्या है और आगे बढ़िए। बच्चों, एक क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको 2 से 3 घंटे कभी कभी लग सकते हैं। पूरा एक पेपर सॉल्व करने में, मान लो जैसे पॉलिटी के 15 क्वेश्चन आए, तो पॉलिटी के 15 क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको 2 से 3 दिन लग सकते हैं, केवल 15 क्वेश्चन सॉल्व करने में। दिस इज द राइट वे। ये सबसे सही तरीका है आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करने का। ये तरीका नहीं है कि आपने देखा कि भाई ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसका ये आंसर है, ये नहीं है। एलिमिनेशन यहाँ नहीं करना है, एग्जाम में करने की जरूरत पड़ती है, वहाँ कीजिएगा। तैयारी में एलिमिनेशन मत अपनाइएगा, वरना आप एलिमिनेट हो जाएंगे। तैयारी में कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटजी अपनानी है, कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी करनी है और पीवाईक्यूज को प्री के लिए सॉल्व करने का आपको यही तरीका अपनाना है। इसके बाद फिर मेन एग्जामिनेशन की बारी आती है। मेन एग्जामिनेशन में भी जब आप कंटेंट तैयार कर रहे हैं, आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया, तो अब आप पीवाईक्यू को ही सॉल्व करने को प्राथमिकता दीजिए। हाँ, ये बात अवश्य है कि कुछ करंट पर आधारित नए क्वेश्चंस बनते हैं या ट्रेडिशनल तरीके से भी कुछ नए क्वेश्चंस बनाए जाते हैं, बन सकते हैं, लॉट ऑफ क्वेश्चंस आर देयर। लेकिन आपको कोशिश ये करनी है कि सबसे पहले आपको पीवाईक्यू सॉल्व करना है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। एक बार अगर आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, उसको चेक कीजिए, उसको चेक करवाइए और देखिए कि ये अप टू द मार्क है या नहीं है। अगर ये अप टू द मार्क नहीं है तो इसका मतलब है कि इसको रीराइट करने की ज़रूरत है। दोबारा आंसर राइटिंग कीजिए, तब तक कीजिए उसी एक क्वेश्चन की आंसर राइटिंग जब तक आप अप टू द मार्क, आप बेहतर तरीके से आंसर नहीं लिख पाते हैं। ये स्ट्रेटजी अपनाने की आवश्यकता है। इसका ये तरीका अपनाना ठीक नहीं है। मैंने देखा है अक्सर बच्चों को, उन्होंने कहने से एक क्वेश्चन लिख करके आंसर दिया, उस आंसर में तमाम कमियां रह गई, स्किप कर गए वो। फिर दूसरा क्वेश्चन लिख कर आए, उसमें भी कमियां रह गई, स्किप कर गए। तीसरा क्वेश्चन ना, आप कमियों को दूर करना भी तो सीखो और सेम क्वेश्चन के लिए दूर करना सीखो। अगर वो कमी सेम क्वेश्चन के लिए दूर हो गई तो अगले क्वेश्चन में भी उसके रिपीटिशन की संभावना कम होती जाती है। डे बाई डे ये रिपीटिशन की संभावना कम होती चली जाएगी। रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे, रोम एक दिन में नहीं बना था। यानी आप सफलता की सीढ़ियां एक दिन में पार नहीं कर सकते। एवरेस्ट पर चढ़ाई एक दिन में नहीं की जा सकती। इट विल टेक टाइम, इट टेक्स टाइम, समय लेगा और आपको समय देना होगा, धैर्य के साथ अपनी प्रिपरेशन करनी होगी। अगर आप, अक्सर मैंने देखा बच्चे कहते हैं सर 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, हम बहुत अप टू द मार्क आंसर नहीं लिख पा रहे हैं। डोंट वरी, कीप प्रैक्टिसिंग। आप अपने अभ्यास को जारी रखिए, आप अपनी प्रैक्टिस को जारी रखिए। एक ना एक दिन आप एक अच्छा आंसर लिखने में कामयाब अवश्य होंगे। तो जब आप प्रिपेयर कर रहे हैं अपने आप को, तो इन बातों का जरूर ध्यान रखें। बहुत अच्छी प्रिपरेशन आपने कर ली, अगर आप अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं एग्जाम में, प्री के एग्जाम में आपने अच्छे तरीके से क्वेश्चन आंसर नहीं किए, मेन एग्जामिनेशन में आप अपने आप को अच्छे से एक्सप्रेस नहीं किया, तो आपकी सारी की सारी तैयारी धरी की धरी रह जाएगी। इसलिए ये आवश्यक है कि आप जो पढ़ रहे हैं उसे पेन ले करके कॉपी पर उतारना सीखिए। जितना आप यहां पर प्रैक्टिस करेंगे, जितना सीखेंगे, क्योंकि जब आप पढ़ते हो, पढ़ने के बाद आपको लगता है समझ में आ गया, लेकिन जब आप
आंसर राइटिंग करने जाते हो तो बहुत सारी चीज़ें आप भूलते हो, बहुत सारे नए ख्याल भी आते हैं, नए 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 तरीके आते हैं लिखने के। इसलिए लिखने की प्रैक्टिस करना पढ़ने के साथ बेहद ज़रूरी है, बहुत आवश्यक है। ये सारा कार्य आपको दिसंबर 2024 तक विद ऑप्शनल के साथ, क्योंकि ये तो जीएस का पार्ट है, प्लस आपका ऑप्शनल भी तो है एक, प्लस ऑप्शनल के साथ आपको ये प्रिपरेशन 100% कर लेनी चाहिए। अगर आप 100% दिसंबर 2024 नहीं तो मैक्सिमम एक मंथ की मैं लिबर्टी दे सकता हूँ यहाँ पर, जनवरी 2025 तक अगर ये सब कुछ आपका तैयार है तो इसका मतलब आप 2025 के लिए तैयार हैं। अन्यथा मैं आपको लिए सजेस्ट करूँगा, बहुत ऑनेस्ट सजेशन है कि अन्यथा आप 2026 के लिए ट्राई करें। अब इसमें फिर सीसैट की भी बारी आती है, प्री का एग्ज़ाम है तो सीसैट भी आएगा। यहाँ अगर आपके लिए बहुत सारे बच्चे भूल ये करते हैं कि वो सीसैट की प्रिपरेशन लास्ट मोमेंट पर करते हैं जब वो प्री की प्रिपरेशन शुरू करते हैं, ये गलत नज़रिया है। हाँ, अगर आपका मैथ्स, रीजनिंग, कॉम्प्रिहेंशन ये एवरेज है तो आप जनवरी एंड ऑनवर्ड्स आप इसकी प्रैक्टिस शुरू कर सकते हैं। लेकिन अगर एवरेज नहीं है, थोड़ा वीक है आप, तो बेहतर है कि आप अभी से 1-2 क्वेश्चंस मैथ्स के, 1-2 रीजनिंग के, इस तरीके से आप टाइम मैनेज करते रहें और इसकी भी प्रैक्टिस करते रहें। क्योंकि पिछली बार एक बच्चे ने मुझे अपना स्कोर कार्ड भेजा, फाइनल रिजल्ट आने के बाद यूपीएससी स्कोर कार्ड देता है आपको, तो जनरल स्टडीज़ में उसके 105 मार्क्स बन रहे थे, 105 पॉइंट कुछ था, और सीसैट वो क्वालिफाई नहीं कर पाया। बेहद अफसोस। तो ऐसी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। वही बात जैसे विनेश फोगाट, एक्सेलेंट रेसलर, लेकिन वेट मैनेजमेंट से मात खा गई। 1 किलो 700 ग्राम वजन ज़्यादा था जब वजन नापा गया। पहले उन्होंने वजन तेजी से कम करना शुरू किया, सारे प्रयास किए, सारे एफर्ट किए जो वजन कम करने के लिए जरूरी हो सकते हैं, बाल कटवाए, खून निकलवाया, सब कुछ किया, वजन 1 किलो 600 ग्राम तक कम हुआ। इसके बाद 100 ग्राम नहीं कम हो पाया। डॉक्टर से एडवाइस ली गई, डॉक्टर ने कहा इससे ज़्यादा एफर्ट करना लाइफ थ्रेटनिंग होगा, नहीं किया जा सकता, मेडिकली एडवाइस नहीं है। नतीजा ये हुआ कि मात्र 100 ग्राम के कारण, 100 ग्राम वेट के कारण वे ओलंपिक में पार्टिसिपेट करने से, फाइनल में पार्टिसिपेट करने से वंचित कर दी गई। इसी तरीके से ये आपका पूरा का पूरा मैनेजमेंट है, ये ओवरऑल मैनेजमेंट है। आपको हर पार्ट पर बराबर निगाह रखनी है। जहां जिसका जितना वेटेज है उस वेटेज पर फोकस करना सीखना होगा बच्चों, और ये आप ही सीखोगे। मैं नहीं सिखा पाऊंगा आपको, मैं केवल बता सकता हूं यू हैव टू डू इट, बट हाउ, दिस इज अप टू यू। ये आपको करना है, ये आपको सीखना है, ये स्किल आपको डेवलप करनी पड़ेगी, ये स्ट्रेटजी आपको बनानी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि डीएम बनोगे तो कोई सजेशन देने के लिए थोड़ा ही होगा तुम्हें, सिविल सेवाओं में जाओगे तो कोई सजेशन देने के लिए थोड़ा ही होगा तुम्हें। सारी समस्याओं का समाधान तुम्हें खुद करना है, और हर कोई सारी समस्या के समाधान के लिए तुम्हारी ओर देख रहा होगा। तो वो स्किल यहीं से डेवलप करो, वो एबिलिटी यहीं से डेवलप करो। अपने लिए एक अच्छी स्ट्रेटजी बनाना सीखो जो तुम्हारे अपने स्वयं के व्यक्तित्व और तुम्हारी अपनी स्वयं की क्षमता पर आधारित हो। तुम्हारी मानसिक क्षमता क्या है, तुम्हारी शारीरिक क्षमता क्या है, इसके आधार पर आपकी स्ट्रेटजी तय होनी चाहिए। हाँ, एक बात और, जब खिलाड़ी खेल में उतरता है तो वो शारीरिक और मानसिक रूप से फिट होता है, तभी वो अपने अपोनेंट को मात दे पाता है। इसलिए आपको भी इस एग्जाम में सफल होने के लिए शारीरिक और मानसिक रूप से फिट रहने की आवश्यकता है। इसके लिए आप जो एफर्ट करना चाहो करो, आप योग करना चाहो करो, प्राणायाम करना चाहो करो, मॉर्निंग वॉक करना चाहो, जो करना चाहते हो आप करो। लेकिन ध्यान रखना, इस बात का विशेष ध्यान रखना कि आपकी लाइफ स्टाइल कैसी है, ये आपकी सफलता का निर्धारक अवश्य बनता है। गुड फूडिंग हैबिट होनी चाहिए। जो आपके एग्जाम के टाइमिंग है, जिस टाइम पर आपका एग्जाम होता है उस समय आपका मस्तिष्क सबसे ज़्यादा, आपका दिमाग
आपका ब्रेन सबसे ज़्यादा एक्टिव होना चाहिए। अपना शेड्यूल इस तरीके से बनाओ, पढ़ने के दौरान, प्रैक्टिस के दौरान, रिवीजन के दौरान अपना शेड्यूल इस तरीके का बनाओ कि ड्यूरिंग एग्जामिनेशन पीरियड, जो एग्जामिनेशन पीरियड होते हैं आपको पता है, उस दौरान आपका जो ब्रेन है वो मोस्ट एक्टिव रह सके। और ये हैबिट है, अगर ब्रेन आपकी इस हैबिट में आ गया तो आपके लिए विन विन सिचुएशन है, आप बेटर परफॉर्म कर सकते हो, नहीं तो फिर पीछे रह जाओगे। इस बात का ध्यान रखना है। अब इतना जब कुछ दिसंबर 2024 तक आपको प्रिपेयर कर लेना है, इसके बाद फिर बारी आती है जनवरी एंड ऑनवर्ड्स प्री के एग्ज़ाम के लिए। इसके बाद फिर आपको प्री पर फोकस्ड हो जाना है, मेन आपको बेहद कम कर देना है। आप बीच में एक आधा आंसर लिख सकते हैं, मेन के कुछ टॉपिक आप बीच बीच में हल्का फुल्का रिवाइज कर सकते हैं, देख सकते हैं। कुछ टॉपिक अगर आपने मान लो मेन के अच्छे तरीके से नहीं तैयार किए हैं पहले, तो उसके कुछ हिस्से आप पढ़ सकते हो, क्योंकि ये छोटे छोटे टॉपिक हैं ये सारे। तो एथिक्स हालांकि एक पूरा पेपर है, लेकिन एथिक्स कोई पढ़ने पढ़ाने वाली चीज़ नहीं है, ये तो जीवन जीने वाली चीज़ है। हाँ, कुछ कॉन्सेप्ट्स वगैरह हैं, उन सब की समझ बेहतर होनी चाहिए, तो उसके लिए जो स्टडी है, उसके लिए जो तैयारी है, वो आप अलग से कर सकते हैं। तो इन सब चीज़ों का छोटा छोटा रिवीजन बहुत कम समय में आप कर सकते हैं, अन्यथा आपको 90% से ज़्यादा समय केवल प्री के लिए डिवोट करना चाहिए। और जब प्री 2 महीने रह जाए, 3 महीने रह जाए, तो 100% केवल प्री पर फोकस्ड हो जाइए, बाकी सब कुछ भूल जाइए, क्योंकि प्री नहीं निकलेगा तो आपको फिर 1 साल वेट करना पड़ेगा, तब आप फॉर्म भर पाएंगे और तब आप एग्ज़ाम में अपीयर हो पाएंगे। इसलिए ये इनके प्रकार प्री का एग्ज़ाम तो क्वालिफाई ही करना है और 100% प्री पर फोकस्ड हो जाना है। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए, ज़्यादा से बहुत सारे क्वेश्चंस आपको अवेलेबल हो जाते हैं, इंटरनेट पर अवेलेबल हो जाते हैं, बुक्स में हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कीजिए। रिवीजन एंड प्रैक्टिस, ये 2 चीज़ें आपको मैक्सिमम फोकस करनी है। और साथ में करंट अफेयर्स की कोई अलग से प्रिपरेशन नहीं होती। आप मंथली मैगजीन अवश्य फॉलो करें, कोई भी मैगजीन विच यू लाइक, कोई भी एक मंथली मैगजीन आप फॉलो कीजिए, जिससे मंथली कंपाइलेशन आप लगातार पढ़ते रहें और उसके रिवीजन का भी समय निकालते रहें। ज़्यादा बेटर होगा कि एक हफ्ते आपने जो करंट अफेयर्स पढ़ा, उसको वीक ख़त्म होते होते आप उसको एक बार रिवाइज कर लीजिए। 1 मंथ का जो करंट अफेयर्स है वो मंथली, आप चूँकि वीकली आप रिवीजन कर रहे हैं तो ये आपके लिए एक बेस्ट तरीका है। अदरवाइज़ आप मंथली रिवीजन का भी तरीका अपना सकते हैं। तो इस तरीके से करंट अफेयर्स का भी रिवीजन करना आपके लिए ज़रूरी है। इसके बाद जब प्री का एग्ज़ाम ख़त्म हो जाता है, प्री का एग्ज़ाम होने के बाद फिर बारी आती है मेन एग्जामिनेशन की। इस मेन एग्जामिनेशन के लिए ज़्यादा समय नहीं होता, केवल 89 डेज हैं, और जो आपके पास टॉपिक हैं वो बहुत सारे हैं। आपके पास टॉपिक बहुत सारे हैं, स्वाभाविक सी बात है कि इन सारे टॉपिक्स का रिवीजन आपको अब इस 89-90 डेज में, यानी लगभग 3 मंथ्स का समय आपको यूपीएससी दे रहा है, अगर आप रिजल्ट का वेट नहीं कर रहे हैं तो। और अगर आप एक सीरियस कैंडिडेट हैं तो आपको बिल्कुल रिजल्ट का वेट नहीं करना चाहिए। तो प्री का एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद 1-2 दिन थोड़े से हल्के फुल्के मूड में रहिए, और इसके बाद फिर कमर कस लीजिए मेन एग्जामिनेशन की तैयारी के लिए। और मेन एग्जामिनेशन के लिए जितने टॉपिक आपने कवर कर लिए हैं, उन टॉपिक को आप फिर से यहाँ पर आपको रिवाइज करना है। रिवीजन, रिगरस रिवीजन मस्ट है। और जब आप पहले रिवीजन कर रहे हैं, उस रिवीजन के दौरान आप अपनी कॉपी में ही शॉर्ट नोट्स बनाते चलें, अलग से बनाने की आवश्यकता नहीं है। जहां आपने लिखे हैं वहीं छोटे छोटे पॉइंट्स में लिखते चलें, जो लास्ट मोमेंट पर आपके रिवीजन के बहुत काम आते हैं। तो नोट्स के साथ अगर आपने शॉर्ट नोट्स बनाए हैं तो ये सोने पर सुहागा है, और ज़रूर बनाएं, क्योंकि वो आपके लिए लास्ट मोमेंट वाले रिवीजन में वो बहुत काम आते हैं। और रिवीजन के साथ साथ प्रैक्टिस करनी है। मैक्सिमम रिवीजन, मैक्सिमम प्रैक्टिस। कुछ नया नहीं पढ़ना। अगर आप इस दौरान कुछ नया पढ़ने की कोशिश करते हैं, इसका मतलब है आप अपने आप को पीछे करने की कोशिश कर रहे हैं, पीछे करने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर आप कुछ नया पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, इसका मतलब है आपका सिलेबस तैयार नहीं है। और अगर आपका सिलेबस तैयार नहीं है तो एग्ज़ाम में उतरने की ज़रूरत नहीं है। एग्ज़ाम में उतरना है तो ये युद्ध का मैदान है। इस युद्ध के मैदान में जब सैनिक उतरता है तो हर चीज़ के साथ
बुलेट प्रूफ जैकेट भी, AK-47 राइफल भी, पिस्टल भी, चाकू भी, हर चीज़, हर तरीके के हैंड ग्रेनेड भी, हर तरीके के हथियार रखता है। उसी तरीके से जब आप सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में उतर रहे हैं तो कोई भी चीज़ छूटनी नहीं चाहिए कि अरे सोशल जस्टिस का कुछ पार्ट रह गया, गवर्नेंस का टॉपिक रह गया, सिक्योरिटी का टॉपिक रह गया, रह नहीं जाना चाहिए। हर चीज़ तैयार होनी चाहिए। एक बात, तैयारी में यहाँ रटने की कोशिश मत कीजिए, यहाँ समझने की कोशिश कीजिए। रट नहीं पाओगे, कितना रटोगे, कितना याद करोगे? सिलेबस बहुत बड़ा है, हमें उसे अपने आप में समेटना पड़ता है और वो आपकी स्किल है कि आप कैसे समेट पाते हो। इसलिए चीज़ों को समझो। सिक्योरिटी के टॉपिक हैं 4 क्वेश्चन आते हैं, गवर्नेंस के टॉपिक हैं 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं। तो अब अगर इस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं तो आप देखो कि इस सिलेबस को कैसे आप 4-5 पेजेस में समराइज कर सकते हो पूरी तरीके से। पूरे सिक्योरिटी को आप एक फ्लो चार्ट बना लो, आप पॉइंट में लिख लो, आप शॉर्ट नोट्स तैयार कर लो और पूरी सिक्योरिटी आपकी 3 से 4 पेज में, 4 से 5 पेज में तैयार हो जाए। पूरा गवर्नेंस इसी तरीके से तैयार हो जाए। नोट्स तो नो डाउट लेंदी होंगे, नोट्स तो काफ़ी बड़े बने होंगे, लेकिन शॉर्ट नोट्स की ये कैपेबिलिटी आपको सीख लेनी होगी। ये आपके एग्ज़ाम में रामबाण साबित होती है। और हर टॉपिक तैयार करके जाना है, हर हिस्सा तैयार करके जाना है, हर अप्रोच से तैयार करके जाना है। अप्रोच का विशेष ध्यान रखना है और इसी अप्रोच को फॉलो करने के लिए मैंने आपको PYQ सॉल्व करने के लिए कहा है। देखो एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछे जा रहे हैं, किस टॉपिक से कब क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, किस टॉपिक से क्वेश्चन कैसे पूछे जा रहे हैं, कैसे पूछे जा रहे हैं, कैसे लिखना है, क्वेश्चन पूछने में कैसे बदलाव आ रहा है। जब आप PYQ सॉल्व करोगे, लगातार सॉल्व करते जाओगे, ये बात आपको अपने आप समझ में आ जाएगी कि हमारा जो एरिया है पढ़ने का, किस एरिया पर हमको एम्फेसिस देनी है, ज़्यादा जोर देना है हमें, किस एरिया को हमें, अगर हम नहीं कंफर्ट फील कर पा रहे हैं तो चलो कोई बात नहीं, समझ लेते हैं, बाकी बिना जोर दिए आगे बढ़ जाते हैं। ये कला, ये स्किल आप सीख जाओगे तैयारी के साथ। और ये एक तरीके का मैनेजमेंट है। एग्ज़ाम भी आपका पूरा मैनेजमेंट है, चाहे प्री हो, चाहे मेन हो, चाहे इंटरव्यू है, वो पूरा का पूरा आपके लिए मैनेजमेंट है। अगर आप इसे मैनेजमेंट करना सीख गए, अगर आप इसे मैनेज करना सीख गए तो सफलता आपके हाथ में है। और अगर मैनेजमेंट किसी भी पॉइंट पर वीक रह गया तो वहाँ वो आपको डेंट कर देगा, वहाँ वो आपको चोट पहुँचा देगा। तो बच्चों हमेशा इसी नज़रिए से आपको प्रिपरेशन करनी है, यही अप्रोच अपनाओ। UPSC का पूरा एग्ज़ाम नज़र और नज़रिए का गेम है। वही किताबें हैं, वही कंटेंट है। एक व्यक्ति की नज़र जा रही है और वहाँ टिक रही है, वहाँ रुक रही है, उसे पता है कि ये हमारे लिए गेन का विषय है, ये हमें लाभ दिलाएगा, ये एग्ज़ाम में आ सकता है। अगला व्यक्ति उस चीज़ को बहुत सीरियसली नहीं ले रहा है, तो आपकी नज़र वहाँ रुकनी चाहिए जहाँ से क्वेश्चन आते हैं। बुक में तो बहुत कंटेंट दिए होते हैं ना, लेकिन आपकी नज़र वहाँ रुकनी चाहिए जहाँ से क्वेश्चन आते हैं। PYQs बताएगा, आपकी नज़र को सुधारेगा, आपकी नज़र वहाँ रुकने के लिए विवश करवाएगा जहाँ से क्वेश्चन आते हैं। और आपका नज़रिया सफलता पाने वाला होना चाहिए कि हमने जो चीज़ ग्रैस्प की है, हमने जिस चीज़ को आत्मसात किया है, उस चीज़ का हम प्रकटीकरण कैसे कर सकते हैं, उस चीज़ को हम एक्सप्रेस कैसे कर सकते हैं, उसका बेटर एक्सप्रेशन कैसे दे सकते हैं, उसकी अभिव्यक्ति कैसे दे सकते हैं। पूरी UPSC नज़र और नज़रिए का फेर है। नज़र बदलो, नज़रिया बदलो और सफलता आपके हाथ में होगी। तो कैसे प्रिपरेशन करनी है बच्चों, ये आपकी अपनी खुद की स्ट्रेटजी होगी। स्ट्रेटजी बनाना सीखो और व्यावहारिक, मैंने पहले ही कहा। रही बात अंतिम पर्सनालिटी टेस्ट की, वो कुछ भी नहीं है, केवल और केवल बातचीत का जरिया है आपके बारे में जानने का। वो जानना चाहते हैं कि आप में काबिलियत है या नहीं कि आपको हम ज़िले का प्रभार दे सकें, आपको हम पूरे ज़िले की पुलिस का प्रभार दे सकें, आपको हम स्टेट का चीफ सेक्रेटरी बना सकें, आपको हम इस देश का कैबिनेट सेक्रेटरी, फॉरेन सेक्रेटरी बना सकें। आप में काबिलियत है या नहीं, केवल और केवल आपके कॉन्फिडेंस, आपकी पर्सनालिटी के कुछ ट्रेट्स जो केवल बातचीत के माध्यम से जांचे जा सकते हैं, केवल उन्हें जांचने का एक माध्यम है। बी कॉन्फिडेंट, हमेशा कॉन्फिडेंस में रहो और कॉन्फिडेंस में इंटरव्यू देने जाओ। कभी ये मत सोचो कि अगर पूछा और जवाब नहीं दे पाए तो कोई बात नहीं, उन्हें भी सब कुछ नहीं आता और तुम्हें भी सब कुछ नहीं आता, तो डर किस बात का।
वो तुमसे कुछ पूछेंगे, हो सकता है तुम ना बताओ पाओ, और तुम अगर कुछ पूछो तो हो सकता है उन्हें भी ना आता हो। तो डर किस बात का? वो भी अपने आप में सर्वज्ञ नहीं है, तुम भी अपने आप में सर्वज्ञ नहीं हो, तो डर किस बात का? बी कॉन्फिडेंट, बी कॉन्फिडेंट। वो केवल बातचीत का जरिया है। नहीं आता, प्रसन्न मुद्रा में बोलो सॉरी, सॉरी बोलना सीखो, लेकिन खुश रहकर, तनाव भरी मुद्रा में नहीं। टेंशन पाल कर सॉरी नहीं बोलनी है, खुश रहकर सॉरी बोलना है कि कोई बात नहीं, नहीं आता, लेकिन अगला सवाल पूछे जरूर जवाब देंगे। वो नहीं दे पाए कोई बात नहीं। हालांकि क्वेश्चन एनालिटिकल होते हैं, ऐसा नहीं होता कि आप जवाब ना दे सकें, कुछ न कुछ आप उस पर अवश्य बोलते हैं। हाँ, उस एनालिसिस में वो आपको ट्रैप करने की कोशिश करते हैं, क्रॉस क्वेश्चन में आपको उलझाने की कोशिश करते हैं। वहाँ अगर कहीं वो आप पर कोई बात थोपने की कोशिश कर रहे हैं, वहाँ कैसे इस चीज़ को मैनेज करना है, ये आपकी स्किल है। लेकिन घबराना नहीं है किसी भी लेवल पर। ओवरऑल जो आपकी प्रिपरेशन है, ओवरऑल जो प्रिपरेशन, उस सारी प्रिपरेशन से हमें केवल एक अच्छे पर्सनालिटी की तलाश करनी है, खोज करनी है। इसलिए रटना मत, ज्ञानवान मत बनना। बहुत ज्ञानवान बनने की कोशिश करोगे, सुकरात और अरस्तु बनने की कोशिश करोगे, तो यहाँ खड़े हो जाओगे जहाँ मैं हूँ। और अगर सिविल सेवा में जाना है तो ज्ञानवान नहीं, समझदार बनने की कोशिश करना, समझ विकसित करना चीज़ों की, और समझ विकसित करने के साथ साथ कैसे उस समझ की अभिव्यक्ति देनी है, इसकी प्रैक्टिस करना, इसका अभ्यास करना। हाँ, इससे रिलेटेड अगर कहीं कोई क्वेश्चन है तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, हमारी टीम से आप संपर्क कर सकते हैं और हमारी टीम आपके प्रश्नों का समाधान कर सकती है। तो उम्मीद है ये बेहद छोटा सा सेशन, मैंने टॉपिक वाइज स्ट्रेटजी नहीं बताई है, मैंने एक ओवरऑल स्ट्रेटजी बताई है कि व्हाट टू डू, नॉट टू डू, आपको क्या करना चाहिए एक सफलता पाने के लिए, स्ट्रेटजी तैयार करने के लिए। तो उम्मीद है आपको ये छोटी छोटी बातें समझ में आएंगी। हो सकता है आप में से बहुत सारे बच्चे इन छोटी छोटी बातों को जानते रहे हों, लेकिन बच्चों, जानना महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण है उसे अमल में लाना, उसे व्यवहार में लाना और उसका पालन करना। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप स्ट्रेटजी केवल बनाएंगे नहीं, बल्कि आप स्ट्रेटजी बना करके उसे फॉलो करेंगे। अगर आप एक पथ पर, अगर आप एक अच्छी स्ट्रेटजी बना करके और पथ पर चलना सीख जाते हैं तो सफलता अपने आप मिल जाएगी। वो पथ कैसा भी हो, वो आपको सफलता के मार्ग पर लेकर पहुंच जाएगा। लेकिन चलने की कला आपको सीखनी है, चलने की कला ही आपकी स्ट्रेटजी है और चलना आपका फॉलोअप है। तो इस छोटी सी चर्चा के साथ आज की इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। फिर किसी नए टॉपिक के लिए फिर से मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच।